अभी तक जो मार्च का आपके साथ प्लान शेयर किया है वही प्लान है और जो तारीखें आपको बताई हैं फिलवक्त वही तारीखें हैं। अब 8 मार्च के बाद का आगे का लाए अमल आगे यकीनन आने वाले दिनों में वो फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानते हैं कि ऐसी जमहूरी जमात है जिसने कभी भी वायलेंस को इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी तशद्दुद को सियासत नहीं समझा। हमने अपने जमहूरी हुकूक इस्तेमाल किए, आइनी हुकूक इस्तेमाल किए, खा वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए हो या कहीं पुरअमन जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उबाड़ों में कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ धरना दिया था तो वो भी पुरअमन एहतजाज की शक्ल थी। तो हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो हम एक एजिटेशन कर रहे हैं, ये पुरअमन है और 8 मार्च के बाद का क्या लाए अमल होगा आपको बताएंगे। लेकिन इस बात पर आप इत्मीनान रखिए कि हम पीटीआई की तरह किसी रेडियो पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, पीटीवी पर हमला नहीं करेंगे, किसी गवर्नमेंट के इदारे को गाली नहीं दे रहे, हम कहीं जाकर दीवार नहीं फैलाएंगे, कोई गेट नहीं फैलाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है और हम वायलेंस बिल्कुल हमारे इस काफिले में नहीं होगा। और कल भी बिलावल साहब ने जो मीटिंग की है उन्होंने कैटेगोरिकली यही कहा कि हम किसी किस्म के ना वायलेंस के हक में हैं ना हम इसे होने देंगे। किकड़ो हिता वठा वरी को जी जी ये कि जो अपोजिशन जो जमातें अभी भी हुकूमत की तूफान में घिरी हुई हुकूमत के बावजूद अभी भी उनके साथ बैठे, खासतौर पर उन्होंने सिलाई का जो बयान था और एनके में दीगर, तो उनके लिए क्या पैगाम है कि जिस तरह से आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये अभी तक हुकूमत के साथ। देखिए भाई, ये जो हमारी लॉन्ग मार्च है, ये अवामी मार्च है, ये एक नेशनल कैंपेन है इस हुकूमत की नाक़िस और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। तो ये एक मोबिलाइजेशन का भी अमल है। हो सकता है कि आज कुछ सियासी जमातें जो कि हुकूमत के साथ बैठी हैं वो कोई अपनी मजबूरियां हों, लेकिन इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं उनका इदराक तो उन्हें भी होना चाहिए या होगा। हो सकता है कि इस सफ़र के दौरान उनको भी कायल कर लिया जाए। ये पूरी नेशनल कैंपेन इसीलिए है कि लोगों को हिम्मत दिलाई जाए कि परेशान तो आप हैं, लेकिन अब आपकी परेशानियों को देखकर इस कैंपेन, इस मार्च का आगाज़ किया गया है, तो इसमें आप शामिल होंगे तो इस हुकूमत को कमज़ोर करेंगे। सो इस हुकूमत के तर्ज़ हुक्मरानी, बेहिसी, नाअहली, नालायकी के में जो आएगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहा होगा। और इस हवाले से हमने कुछ हम ख्याल जमातों के साथ कांटेक्ट भी किया। जमातें छोटी हों या बड़ी हों, वो पाकिस्तान के हकीकत है, स्टेक होल्डर्स हैं। इसीलिए उन तमाम जमातों के साथ जो हम समझते थे कि वो इस कॉज में हमारे साथ जुड़ सकती हैं, इस नेशनल कैंपेन में हमारे साथ आ सकती हैं, उनको रुजू भी किया गया है। और ये उम्मीद है कि उनसे भी हमें जल्द पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और वो भी हमारी इस अवामी मार्च का हिस्सा होंगे। अच्छा, ये बता दें कालाबाग डैम के हवाले से बयान एक मतलब सामने आया है। कालाबाग डैम एक मुतनाज़ा इशू है, तीनों सूबों की असम्बलियां उसको रद्द कर चुकी है, लेकिन एक मरतबा फिर ये बेवक्त की रागनी गाई जा रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, जहाँ तक कालाबाग डैम का सवाल है, पाकिस्तान की तारीख में 3 सूबाई हुकूमतों ने उसके ख़िलाफ़ करारदाद पास की है। सिंध हुकूमत 3 हुकूमतों ने, 3 असम्बलियों ने, 3 जो असम्बलियाँ हैं उन्होंने कालाबाग डैम को रद्द किया है। अब ये ऐसा मुर्दा घोड़ा है जिसमें बार बार वही लोग जान डालते हैं जिनके पास और कोई इशू नहीं होता। सिंध असम्बली ने तो मुतअद्दिद बार करारदाद मंजूर की है और इसके ये बड़ा इशू जो है वो गौर तलब है। लेकिन मुझे नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन कालाबाग के हवाले से सिर्फ एक बात मैं सिंपल अल्फाज में कह दूं कि वो मंसूबा
जिसे पाकिस्तान की 3 असेंबलियों ने करारदाद के ज़रिए रद्द किया, जिसे नेशनल असेंबली में बैठे हुए भी बहुत सारे लोग वक्तन फ़वक्तन रद्द कर चुके हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर तशवीश का बायस है, जिससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलने का ख़तरा है, जो कंट्रोवर्शियल मंसूबा है, जो पाकिस्तान के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगा, सूबों में इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा मंसूबा काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा अगर इमरान अहमद नियाजी या कोई और नाकाम शख्स इस मंसूबे की बात करता है तो वो सिर्फ ये बताता है कि कहने को नहीं है, लिहाजा बात कर रहा है। ये जो लांग बात वली उन्हें हुकूमत रुकावट विझे तो तहां जी हिकमत अमली छा हुंदी ऐं ॿियो असांखे सवाल आहे तव्हां चओ त हुकूमत जियण जो टैक्स थी वठे पर अवाम उनखे भत्ताखोर थो सॾे ऐं तव्हां मुतालबा बि हुकूमत खां कया त छा भत्ताखोर हुक्मराननि खां मुतालबा करणु घुरिजनि या का ॿी हुकूमत अमली अथनि? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये हुकूमत टैक्स नहीं ले रही, भत्ता ले रही है, और ये भत्ताखोर ही है हुकूमत। इन्होंने अपनी तमाम तर हरकत से तो ये वाजे कर दिया ये सिलेक्टेड है, और ये सिलेक्टेड भत्ताखोर भी हैं, ये कहना बिल्कुल मुनासिब है। और जहाँ तक आपने कहा कि इस अवामी मार्च के सामने इस नाअहल, नालायक और खौफजदा हुकूमत ज़रूर कोई ना कोई रुकावट डालेगी, रुकावटें डालेगी। तो भाई रुकावटें तो कभी पीपल्स पार्टी ने अपने लिए मसला समझा ही नहीं। रुकावटें होती हैं तो हमें ज़्यादा जो है वो जज्बा और जोश मिलता है आगे बढ़ने के लिए। हालिया दिनों में भी आपने देखा कि मुल्तान में हमारे कारकुनान के साथ क्या हुआ, वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटों को भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद आप देखें और जगहों पे हमने केपी में जब जलसे का ऐलान किया तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना कर दिया कि यहाँ जलसा नहीं हो सकता। फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो भागे, लेकिन हमने कहा जलसा तो होगा, और ना सिर्फ जलसा हुआ, भरपूर जलसा हुआ केपी के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए ये रुकावटें कभी भी जो है वो मायूस कुन नहीं रही हैं, बल्कि इन रुकावटों से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे जज्बे बुलंद होते हैं। हम तो लाशें उठाकर भी जो है वो जिए भुट्टो कहते हैं, तो हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। जी देखिए, बिलावल साहब, जिस तरीके से वकार भाई ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद लीडर है जो अवामी इशूज़ पर बात करते हैं। आपके महंगाई के हमारे मसाइल हो, गैस का मसला हो, 18वीं तरमीम को ख़तरा हो, NFC में सूबों का शेयर हो, जितने भी इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत, इन सब इश्यूज़ पे अगर कोई बात करता है पाकिस्तान के अंदर सियासी लीडर, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से लोग चाहते हैं कि उनके साथ बात की जाए, या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत, अपनी जो उनकी तजुर्बे हैं, उसकी रोशनी में जब वो सदर थे तो जो पाकिस्तान ने हासिल किया, जो पाकिस्तान ने अचीव किया, वो भी तारीख़ में सुनहरे हर्फ से लिखा जाएगा। वो असेंबली जो एक डिक्टेटर ने रिडंडेंट कर दी थी, जिसे कमज़ोर कर दिया था और तमाम तर ताकत अपने हाथ में ले ली थी, ज़रदारी साहब ने बतौर सदर उस असेंबली को एम्पावर किया, उस वज़ीर आज़म को एम्पावर किया जिसकी सारी ताकत सदर ऑफिस ने ले ली थी। सदर साहब ने अपनी वो तमाम तर जो ताकत थी वो वज़ीर आज़म को वापस की, और एक बार फिर 18वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मजबूत हुआ, जो कि जनरल मुशर्रफ ने ताकत ली थी। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रदारी साहब की सियासी बसीरत और बिलावल साहब की जुर्रतमंदाना जो एबिलिटी है पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करने की, वही कायल करती है कि उनके साथ लोग बात करें, उनके साथ लोग बैठें, और उनसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डिस्कस करें। अब आगे क्या होगा
वो तो हम जारी बात है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम समझते हैं कि ये अवामी मार्च जो है ये ना सिर्फ लोगों को उम्मीद दिला रही है कि उनके मसलों पर भी कोई बात कर रहा है और बाहर निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये इस नाअहल हुकूमत को भी खौफजदा कर रही है। आपने देखा ना, जो ही हमने ऐलान किया उसके बाद एक और ऐलान इनकी जानिब से आया, अरे भाई तुम बाकायदा हुकूमत में हो, 3 सूबों में तुम्हारी हुकूमत है, वफाक में तुम्हारी हुकूमत है, जिन पॉलिसीज़ के वजह से लोग परेशान हैं उसी परेशानी को लेकर हम निकले हैं, तो परेशानी देने वाले तो तुम हो, तुम कैसे मार्च कर सकते हो? सो लिहाजा इसके नतीजे में यकीनन ये भी हो सकता है कि हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका है इस हुकूमत को निकालने का, एक पार्लिमानी तरीका है। तो इस नेशनल कैंपेन के नतीजे में ये भी हो सकता है कि जो नो कॉन्फिडेंस का हमारा ऑप्शन है वो मजीद वाजे हो और उसे मजीद तकवीत मिले। जी, वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबा जो है वो अजीब रिजल्ट नहीं दे पा रहे, इस वजह से महकमा तालीम सेहत इदारे तबाह हो चुके हैं। देखिए, 18वीं तरमीम किसी ने एक कमरे में बैठ के नहीं बनाई है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसे मंजूर किया और इसके अंदर बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसकी सरबराही सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब कर रहे थे, और एक तवील वक्त लगा वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ जमातों से था, मुख्तलिफ़ सूबों से था, वो इस कमेटी का हिस्सा थे। इसमें कई दिनों कई महीनों की मेहनत है और उस मेहनत के नतीजे में 18वीं तरमीम सामने आई और उसे यूनानिमसली पास किया गया मुतफ़क्का तौर पे। तो मैं समझती हूँ कि इसको इस तरीक़े से चैलेंज करना या हमें धमकियाँ देना 18वीं तरमीम के हवाले से वो काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हम एक प्रोसेस से गुज़रे हैं और हम नहीं समझते कि ये हुकूमत जो है वो इस तरह की जो है वो बयानात देकर 18वीं तरमीम को अंडू कर सकती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई साजिश की 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़, तो मुझे यकीन है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि वो तमाम जमातें जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है वाली अवाम उठ खड़ी होगी अगर इन्होंने खुदा न खास्ता 18वीं तरमीम के साथ कोई गंद करने की कोशिश की। तो देखने में ये आ रहा है कि शायद पीडीएम और अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर कहीं ना कहीं मुत्तफिक नजर आती है। तो ये बात जरूरी नहीं कि आप अपने एमएनएस पर मेहनत करें। वो देखने में जब भी आया है कि जब भी हुकूमत शिकस्त खाने लगती है, अपोजिशन में कोई ना कोई दरार पड़ जाती है और जिसका फायदा हुकूमत को होता है। तो ये बेहतर नहीं होता कि अवामी मार्च के बजाय जो है वो अपने एमएनएस पर मेहनत की जाए कि वो आखिर दिन गायब ना हो, छुट्टी ना करने और पता ना चले उन्हें एजेंडे का। देखिए, ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती और अलमिया रहा है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको किसी न किसी तरीक़े से दबाने की कोशिश की गई है, और यही वजह है कि सेलेक्टेड हुकूमत आ जाती है और सेलेक्टेड लोग जो है वो आवाम के इश्यूज से बिल्कुल नाला होते हैं। और अगर उनसे ये पूछा जाए या कहा जाए कि जी लोग बेरोज़गार हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता है कि जी अगर वो मर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो ये बेहिसी इसीलिए नज़र आती है जब मुल्क के अंदर जो हकीकी जमहूरी नुमाइंदे हैं उनको पॉलिसी मेकिंग से दूर रखा जाता है। ज़्यादा तवानाइयाँ इस मुल्क में खर्च हुई हैं इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज करने के हवाले से। ज़्यादा कोशिश यही की गई है कि इस मुल्क में जो अवामी लोग हैं उनको किसी न किसी तरीक़े से रोका जाए। फिर आइन की शक्ल बिगाड़ दी, इलेक्शन रूल्स और इलेक्शन के कवानीन की शक्ल बिगाड़ दी, उसमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा दी कि सिर्फ रास्ता रोकने के लिए। तो यहाँ पर भी जब हम कोशिश कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर, आज भी इस दौर के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि इस हुकूमत को पार्लियामान के अंदर डिफीट दें, तो वो यकीनन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो नामुमकिन है। पिछले रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन ना जीतते, वो सेनेट का इलेक्शन बावजूद इन रुकावटों के जीते। वो सेनेट का इलेक्शन बावजूद
इमरान अहमद न्याजी के कैंडिडेट जो जिसके पीछे वो खुद खड़े थे बतौर वजीर आज़म, वो उन्होंने अपनी तवानाई, अपनी कोशिश उस एक जो है उस वक्त वजीर भी थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख, उनको जिताने में लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत ने मुंह की खाई। आपका कहना दुरुस्त है कि हमें इन चीज़ों को भी मजबूत करना चाहिए और जो अपोजिशन की आपसी जो ताल्लुकात या आपसी अंडरस्टैंडिंग है उसे भी मजबूत करना चाहिए। और यही वजह है कि हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि दीगर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें, उनको नो कॉन्फिडेंस के इस ऑप्शन के ऊपर आमादा करें। और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने भी ये बात कर दी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छा ऑप्शन है और इसके ज़रिए इस हुकूमत को फारिग किया जा सकता है। ये भी एक काम होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये काम करें तो हम जो एहतजाज है उसको ना रखें। एहतजाज बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अवाम तंग है। आप मुझे बताएं, आप तंग नहीं हैं? ये कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो तंग नहीं हैं? जो यहाँ पर आए हैं किसी न किसी सवारी में पेट्रोल डालकर या डीजल डालकर, वो तंग नहीं है? दिल पे हाथ रख के आज पाकिस्तान की आवाम कह दे कि हम तंग नहीं हैं। सब लोग तंग हैं। मैं तो कहती हूँ, मेरा ख्याल है आप भी जो है अब काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं कि 27 कब हो और हम कब रवाना हो। तो ये हम सब का कॉज है, ये अवामी कॉज है। बिलावल भुट्टो साहब ने अवाम की कॉल दी है, अवाम को पुकारा है कि आओ इकट्ठा हो, 27 फरवरी को हम निकले, इस्लामाबाद का रुख करें, इमरान खान को बता दें कि आज पाकिस्तान के लाखों लोग कह रहे हैं गो इमरान गो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो आर्ट काउंसिल, हेलो जिनका जल है वो एतराज ही नहीं कर